अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौर्य। इनसे जानेंगे इन दिनों जो चाचा भतीजा के बीच में तनाव की और खबरें आ रही है, वीडियो वायरल हो रहा है और साथ ही साथ लगातार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पारस जी पर बढ़ते जा रहा है। इसका ताजा नमूना है, आपने देखा जिस प्रकार से चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री ने G20 की बैठक के लिए उद्घाटन के लिए पारस जी को भेजा। और यह जो तस्वीरें हैं आपको दुबई की तस्वीरें हैं। पारस जी जो है इन दिनों दुबई में है। प्रधानमंत्री मोदी का भरोसेमंद मंत्रियों में से एक पारस जी किस प्रकार से भरोसा बढ़ रहा है। हालांकि खबरें यह भी आ रही थी कि पारस जी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। वैसे में लगातार पारस जी की नजदीकी जब मोदी जी से बढ़ते जा रही है, अमित शाह से बढ़ते जा रही है, वैसे में इन तमाम खबरों पर स्वतः विराम लग गया। मयंक जी, आपने सुना होगा लगातार कहा जा रहा था कि इनको रिप्लेस किया जा सकता है। ये कौन लोग थे जो कह रहे थे? आपने खबर सुनी होगी। जी, मैंने सुना था, मैं वही कह रहा हूँ। ये कौन लोग थे ये तो अब जाहिर हो गया। किनके पेट में पानी नहीं पच रहा था, किन्हें उल्टियाँ हो रही थी, किन्हें कहिए कि प्रसव पीड़ा हो रही थी, कि मंत्री जी जो है हमारे वो दिन रात नए आयाम कैसे गढ़ रहे हैं। अभी विगत आप अगर इस साल पटना, रांची, चंडीगढ़ गुयना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय संधि हो, या अभी दुबई में भारत को अभी जो हम आप बात कर रहे हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं, बकाया द्विपक्षीय संधियाँ हो रही हैं फूड प्रोसेसिंग के यूनिट को लेकर के, और भारत में कैसे वैश्विक व्यापार आ सके और बिहार को उसका क्या ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। तो हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हमें कोई ऐसे कहिए कि स्तरहीन राजनीति और बयानों से कोई खासा मतलब नहीं है। प्लस दलाल सरीखे लोग जो कि इधर कुछ दिनों से ज़्यादा कहिए कि वोकल हैं, तो उन्हें रहने दीजिए। वो सिंपल सी बात, हताशा में दिए जा रहे बयान है, इन बयानों पे हम क्या ही कहें। बट यही है कि एक पुरानी कहावत है कि एक जो बड़ा जानवर होता है वो चलता जाता है और एक जो छोटा जानवर होता है वो कुछ और करता जाता है। तो हमें अपने मतलब हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार जो कहावत। अब ना मैं किसी को हाथी कह रहा हूँ ना मैं किसी को नहीं, ये कहावत हम कर रहे हैं, किसी को हाथी या किसी को कुत्ता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कहावत है कि हाथी जब बाजार में चलता है तो कुत्ते भौंका करते हैं, लेकिन हाथी पर उस पर कोई परवाह नहीं पड़ती। जी जी। तो अगर कोई वैसा उस विशेष जीव का अगर कोई अगर कहिए कि प्रलाप सड़कों पे कर रहे हैं हमारी उपलब्धियां देख के, तो उन्हें करने दीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस कदर अटूट विश्वास दिखाया है, ये लोग जितना कहिए हल्ला शोशा गुजा करते हैं, हमारे नेता का कद उतना ही बड़ा होता जा रहा है। हमारा कहिए कि जो जिस चीज़ को लेते हैं, हमारे आपसी व्यवहार जो हैं और प्रधानमंत्री से जो कहिए कि उनके परस्पर संबंध जो हैं उनमें और प्रगाढ़ता आ रही है, इन्हें और हल्ला करने दीजिए। वही तो हम जानना चाह रहे हैं कि मंत्री तो लगातार या कई वर्षों से बने हुए हैं, इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही है खास करके चंडीगढ़ के बाद लगातार, जहां यह लग रहा था कि किसी भी दिन घोषणा होगी कि पारस जी को मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है, वैसे में ये जो घनिष्ठता है इसके पीछे की वजह हम जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, सिंपल सा बात है। अभी मैं बस फिर वही आपको पुरानी बात कहूँगा, सदन में संख्या बल किसके पास है? हमारे नेता लोजपा में देखा जाए तो 5 सांसद एक ही लोजपा है सदन में, लोजपा एक ही है सदन में, कोई अविभाजित लोजपा कोई गुट नहीं है। पारस जी के साथ उनको मिलाकर 5 है। चिराग पासवान जी भी हमारे ही नीचे, हमारे ही दल में हैं फिलहाल। अगर आप संसद की बात करें तो संसद में हमारे ही दल है। हाँ, हालांकि अब मैं आपको बता दूं, और शिवसेना के बारे में जो फैसला हुआ है वो एक बहुत बड़ी नज़ीर कायम होने वाला है हमारे जो दल के प्रति, जो कहिए जो आपस में जो चुनाव आयोग में जो मामले चल रहे हैं, आप देखिएगा बहुत जल्द उसमें फैसला हमारे पक्ष में आने वाला है। चिराग पासवान भी अभी आप ही के पार्टी के कानूनन तो हमारे ही सदस्य हैं, कानूनन तो वो सदन में हमारे ही सदस्य हैं, एलजेपी के ही सदस्य हैं। हाँ ठीक है, बाहर में आप जो भी बातें कर लें, ठीक है, मामला चुनाव आयोग में है और हमें पूर्ण विश्वास है। और अब तो शिवसेना मामले में नज़ीर कायम हो गई है कि संख्या बल जिसके पास होता है ऑब्वियसली पार्टी उसी की होती है। अब सड़क पर लाई हुई भीड़ से, प्रायोजित कार्यक्रमों के तहत लाई गई भीड़ से सदन नहीं चलता है। अब जिन्हें सदन की जानकारी ही ना हो, जिन्हें कहिए कि संसदीय व्यवस्था में और संवैधानिक कहिए कि जो पाबंदियां हैं उनका कहिए कि उन्हें ज्ञान ही भान ना हो, तो वैसे लोग को कई अनर्गल प्रलाप करने से हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलिए, आपकी सेहत पर असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना तय है कि चाचा और भतीजा के बीच में जो कुछ गैपिंग था उससे उनकी पार्टी, आपकी पार्टी, जो भी कर लीजिए, कुछ लोग और उस गैपिंग को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारी जहाँ तक समझ है। क्योंकि जिस प्रकार से इन दिनों बयान आया, खास करके जिस प्रकार से सौरभ पांडे ने भी एक चैनल पर कहा कि सत्ता के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए यह काम करते थे पारस जी। सौरभ पांडे कौन है? सौरभ पांडे चिराग जी के
अभिन्न मित्र है। अभिन्न मित्र है, ठीक। राजनीति लोजपा में सौरभ पांडे का क्या अस्तित्व है? ये तो अंदर की बात हमें नहीं पता। अंदर क्या लोजपा में चिराग का दोस्त नाम का कोई पद क्रिएट है? नहीं है, किसी पार्टी में नहीं। किसी पार्टी में वो जो व्यक्ति जो पार्टी का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति अभी लोजपा में कोई किसी पद पे नहीं है, वो व्यक्ति जिसे 2 साल से यहाँ से कहिए कि जूते मार के निकाला जा चुका है यहाँ से, क्योंकि पार्टी टूट गई। और इवन कहिए एक पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस व्यक्ति के लिए रोष था, जिसके लिए आदरणीय माताजी ने भी बाकायदा उस दौर के बयानों में जब टीवी पे कहा है कि नहीं, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं उस लड़के को 15 सेकंड भी नहीं रहने देती, वो लड़का वापस से क्यों उठ के आ गया है? वो लड़का क्यों ऐसे बयान दे रहा है? जो लड़का ना बिहार का है, ना उसे बिहार की चौहद्दी पता है, ना बिहार का कल्चर पता है, वो दलाल सरीखा व्यक्ति अब क्या हमारे नेता पे उंगलियां उठाएगा, जिसे खुद नहीं पता कि भैया वो एक्चुअल में कहिए कि उसका अस्तित्व क्या है? मुझे सिंपल सी बात है, चिराग पासवान जी ये बताएं कि ये सौरभ पांडे का पद क्या है? क्या चिराग का दोस्त नाम का कोई पद होता है क्या दुनिया में? आपने कहीं सुना है? आपने कहीं सुना है कि किसी पार्टी में नहीं है? आप भाजपा ले लीजिए, कहीं ले लीजिए, क्या कोई दोस्त नामक पद होता है जो कि सारी पार्टी चलाता हो? तो क्या या तो फिर ये अगर उसको इस तरीके का अगर कहिए कि वो भाव दिया जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं ये मतलब है भैया कि या तो आप फैसले लेने में सक्षम नहीं हैं। सिंपल सी बात है, आपको फैसले आयातित करने पड़ रहे हैं, आपको ऐसे लोग आयातित करने पड़ रहे हैं जो कि बिहार के ना होकर के बिहार के बाहर से। लेकिन काफी गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए आपसे हमने चाहा कि आज इन बातों की पुष्टि कर लिया जाए कि पारस जी पैसे लेकर के लोगों को टिकट देते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर। जिस व्यक्ति के लिए इंटरनेट भरा पड़ा है दलाल 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 बोलते हुए, उस व्यक्ति के कारण उस दौर में भी कितने लोग, महत्वपूर्ण लोग जो थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए कि सौरभ पांडे दलाल है। उस दलाल जो कि टिकट बेचता है, इनके पार्टी में कैफी, अशरफ और ये सौरभ पांडे का एक गुट था जो दलाली में बोरियों में भर भर के नोट जो है वो कहिए उसकी छीना झपटी हुआ करती थी हमारी उस कार्यालय में, कहिए जिस पर कि पारस जी ने कड़ा कहिए ऐतराज़ जताया था, जिस कारण से इस व्यक्ति को ये सिर्फ पार्टी में आकर के बिहार को लूटने आया था। आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैंने उसके मैं आप एग्जांपल दूंगा कि भैया जैसे नेहरू जी और लॉर्ड माउंटबेटन की दोस्ती थी, उसी प्रकार चिराग जी के माउंटबेटन है ये सौरभ कुमार पांडे। अगर ये जैसे मैंने एक बेहद आपत्तिजनक मैंने एक बयान देखा है इस व्यक्ति का आज से 3-4 दिन पहले, ये व्यक्ति घोषित करता है कि रामविलास पासवान जी जो हमारे संस्थापक हैं और देश के दूसरे अम्बेडकर हैं, किसी के पहचान की जरूरत नहीं, हम सब उन्हीं का कहिए कि नाम लेके आज अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं और बाकायदा कहिए कि जो भी पब्लिक लाइफ में उनके आचरण और उनके संविधान माने उनके मूल्यों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर के ये व्यक्ति ये कहता है कि रामविलास पासवान जी को के सभाओं में 15 लोग नहीं आते थे, ये तो मैं हूँ जिसने कि चिराग को बड़ा नेता बनाया, ये तो मैं हूँ जो कि बिहारी फर्स्ट लेकर के आया। तो मैं पासवान समुदाय के सारे लोगों से मैंने मैं पार्टी नहीं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति दलित संप्रदाय से आने वाले शोषितों, वंचितों, जिन के लिए रामविलास पासवान जी ने कहिए कि अपना पूरा जीवन लगा दिया, उन सारे व्यक्तियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस दलाल सरीखे व्यक्ति को एक जूता अवश्य मारे। ये एक जूता इस व्यक्ति के मुंह पे इसलिए मारा जाना चाहिए कि इसकी हैसियत कैसी हुई इस दलाल की, ये कहने की कि हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को ये बड़ा नेता बनाने वाला था। अगर तुम इतने ही उन्होंने ये कहा था, नहीं आप सुन लीजिए सर, अगर ये इतना ही प्रभावशाली व्यक्ति है, इतना ही जानता है, तो तुम अपने बाप को बना देते ना नेता। तुम्हारे बाप जो हैं जिनको कि जो तुम बिहारी फर्स्ट की बात करते हो, जिस व्यक्ति को अपने गली के आगे अगली फर्स्ट गली का कुत्ता भी ना पहचानता हो, बनारस काशी का कुत्ता जिसको देख के भौंकता ना हो, वो व्यक्ति आकर के बिहार को बिहारी फर्स्ट बनाएगा। लेकिन मयंक जी एक बात में तो सच्चाई है, सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान से ज्यादा, हम ये नहीं करें कि उनमें कोई कमी थी, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान से ज्यादा भीड़ चिराग पासवान की सभाओं में इन दिनों उमड़ रही। भीड़ मैं फिर यही कहूँ तो अच्छा भीड़ वोट का पैमाना नहीं है, हम लगातार करते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है भीड़ उमड़ती है नहीं उमड़ती है, मुझे ये मतलब है इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई और क्यों लोजपा रामविलास के लोग जो कि रामविलास जी का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मरणोपरांत उनके अपमानजनक शब्दों के बाद भी ये सारे के सारे व्यक्ति जो है, इसमें जो इसके दलाल सरीखे जो स्लीपर सेल जो है इसका जो कि चिराग जी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वह पिछले 3 दिनों से देखेंगे सारे के सारे एक्टिव होकर के, जैसे कि उनके बाप आ गए हों, दलालों के दलाल आ गए, सारे के सारे एक्टिव हो रखे हैं, इनके पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। किस हैसियत से? चिराग का दोस्त नाम का कौन सा
पद होता है, मुझे पहले बात ये बता दीजिए। और ये जो इस दलाल सरीखे व्यक्ति की इतनी हिम्मत हुई, और ये ठीक ठाक है कैसे, ये कैसे, इसके ऊपर अभी तक कोई बयान नहीं आया, क्यों नहीं इसको अभी तक लताड़ा गया? एक भी इनके प्रवक्ता जो हैं कोई भी कुछ बोलने से क्यों इससे बच रहे हैं? क्यों? एक प्रवक्ता ने कहा था जिसको पार्टी से अभी निकाला। अरे वो तो प्रवक्ता ही नहीं है भाई, वो तो प्रवक्ता ही नहीं है, प्रवक्ता नहीं है, प्रवक्ता ही नहीं है। और क्या पता उन्हीं का स्लीपर सेल हो, कौन जानता है, यू नेवर नो कौन को। लेकिन मयंक जी, एक बात में सच्चाई है कि नहीं कि इन चाहे जो भी कारण रहा हो, पशुपति कुमार पारस जी से स्वर्गीय रामविलास पासवान अपने उस काल में गुजरने से पहले कुछ नाराज थे और पार्टी से निकालने की बात थी, लेकिन चिराग पासवान ने ही रोका। जो व्यक्ति अगर नाराज थे, वो व्यक्ति अपनी जो कहिए उनकी परंपरागत सीट हाजीपुर थी, उन्होंने, हमारे नेता तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे, ये तो बड़े भाई, पिता तुल्य बड़े भाई आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी ने आखिर क्यों उन्हीं को बनाया अपना उम्मीदवार? वो चाहते थे तीनों पासवान भाइयों की जो कहिए प्यार और आपसी सौहार्द की जो मिसाल है वो पूरे दुनिया में दी जाती है कि एक राजनीतिक पासवान जी ही सारा निर्णय लेते थे, बाकी भाई अनुसरण करते थे। चिराग पासवान जी स्वयं अनुसरण करते थे। ये वो व्यक्ति है जो जब से इस परिवार में आया, इसने परिवार को तोड़ा, इसने पार्टी को तोड़ा, इसने चिराग पासवान को वो कामधेनु गाय बनाया कि उनका दोहन कर करके उनका माना जाए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने तोड़ा, वो कह रहे हैं कि आप भाई हमने हमारी पार्टी के हमारे नेता ने स्पष्ट किया ना भाई कि एक व्यक्ति जो आके जिसने कि हमारे नेता का ये जो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने जो कहा है कि एक नेता, एक ऐसा बनारस का पंडा, धूर्त पंडा आया जो आ करके मेरे बेटे समान भतीजे का उसने दिमाग भरमा दिया, उसने उसको दिमाग ही पलट दिया, पता नहीं क्या क्या कह दिया कि भैया मेरा जो सीधी पटरी में चल रही राजनीति को 360 डिग्री टर्न करा दिया। आप एक बात बताइए कि भैया उसको सब चीज़ को नाम दे देना है कि भैया मैंने इसके पीछे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। एक बात बताइए, जो आदमी अपने उत्तर प्रदेश में, अपने बनारस शहर में जिसकी कोई औकात नहीं है दलाल से ऊपर, वो व्यक्ति आ रहा है मेरा बिहार ठीक करने के लिए। और क्या हमारे बिहार में 14 करोड़ लोग में क्या टैलेंट नहीं है कि हमें एक आयातित उत्तर प्रदेश का बनारसी ठग पंडा हमें जरूरत जाके सिखाएगा कि हमें क्या करना है? और वही सवाल हमारे साथ भी था। चिराग पासवान जी को इस व्यक्ति ने क्यों कैप्चर कर रखा है, क्यों कैप्चर कर रखा था और इसके विषय में वो क्यों चुप हैं? लेकिन मुझे ये कहना है कि अगर आपका दोस्त है या था, उसको पार्टी से बाहर रखिए। अगर पार्टी में आप उसको लाना ही चाहते थे, एक प्रॉपर उसको पद देते, उसकी जिम्मेदारी होती, उस व्यक्ति का अकाउंटेबिलिटी तय होती। नहीं सर, सुन लीजिए सर, अगर वो व्यक्ति बिना अकाउंटेबिलिटी का टिकट बेचता है, पैसे उगाही करता है, बोरे बोरे नोट भरता है, उसके 2 एजेंट कैफी और अशरफ जो है पैसों के लिए बंदर बाट में आपस में सर फड़ोबल करते हैं, तो ये क्या परंपरा लगा रखी है? जो लोजपा में कभी आपको आपस में जब तक हमारे नेता जिंदा थे बर्तन खड़खड़ाने की भी आवाज़ नहीं आती थी, आज वो लोजपा में कहिए कि आपस में कहिए ये टकराव की स्थिति आ गई है, 2 फाड़ हो गई पार्टी। उनके अपने दल में भी देख लीजिए, उनके अपने दल में भी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, चाहे उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी हैं, ये सारे लोग इस व्यक्ति के कारण परेशान रह चुके हैं एक जमाने में। इससे कौन है अभी उनके जो प्रवक्ता, उनकी प्रवक्ताओं टीम में ही देख लीजिए, जो कुछ हमारे यहाँ से गए हैं, जो खुला उस दौर में इस व्यक्ति का ओपन विरोध किया करते थे। पार्टी के 90% लोगों ने इस व्यक्ति का विरोध किया। हाँ, 10% इसके अपने स्लीपर सेल थे जिनका दलाली का रिश्ता है, आपस में दलाली करने दिए। दलाल हर जगह होते हैं। हाँ, इस व्यक्ति का मूल उद्देश्य ही दलाली करना है। यही वो व्यक्ति है जिसने कि हमारे नेता कहिए कि पशुपति पारस जी के ऊपर दबाव डाला, ठीक है। उसके बाद से हमारे जो कई प्रिंस राज जी जो हैं, हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर के माननीय सांसद, उनके जो बड़े भाई साहब हैं, उनके चुनाव में इस व्यक्ति ने सीधे सीधे मुंह खोल के पैसा मांगा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतना पैसा होगा तब आगे काम होगा। और उस तरीके मतलब कहिए किसी को ही बुरा लगेगा, भैया ठीक है हम लोग सारा कुछ कर रहे थे, तो तुम जब पैसे के लिए ही सिर्फ पार्टी में आए थे, जिसका विरोध भी जताया गया वहाँ पे, इस व्यक्ति को सिर्फ पैसा 2 साल हो गया, हो सकता है ये सारे दलाली के पैसे खर्च हो गए हों, चुनाव आ रहा है तो अपनी नई भूमिका बनाने के लिए कहिए कि दलाली अपनी वापस से चमकाने के लिए ये व्यक्ति वापस आना चाहता है। लेकिन मयंक जी, एक चीज़ तो आपको मानना होगा, आप भी उस पार्टी में रह चुके हैं, चिराग पासवान जी के साथ रह चुके हैं। अगर कोई चिराग पासवान के करीबी है, हम सौरभ पांडे की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ तो काबिलियत रहा होगा, क्योंकि चिराग पासवान का करीबी बनना सब लोगों के लिए संभव है। अरे भैया, मुझे ये कहना है चिराग पासवान जी को कि आप अपनी व्यक्तिगत करीबियां, व्यक्तिगत नज़दीकियां जो हैं उसे पार्टी से इतर रखिए। अगर पार्टी आपको वाकई चलानी है तो अपनी,
हालांकि अब जो चुनाव आयोग का फैसला आएगा वो मैं पूरी तरीके से हम आश्वस्त है कि हमारे फैसले पे हमारे तरफ आने वाला है, आपके पक्ष में बिल्कुल आने वाला है। वो अब उसकी बानगी दिखाई दे रही है। मुझे ये कहना है, तो अगर व्यक्तिगत नजदीकियां उसी से हैं तो फिर भंग कर दीजिए सारा अपने यहाँ का जो कमिटियां वगैरह, प्रदेश अध्यक्ष हटा दीजिए, संसदीय बोर्ड हटा दीजिए, अपने राष्ट्रीय कमेटी भंग कर दीजिए, लेने दीजिए अपने उसी दलाल दोस्त को फैसले। एक और जो है मेरा यही आखिरी सवाल रहेगा, एक सवाल और रहेगा कि इन दिनों जो आपने देखा होगा एक ऑडियो वायरल होने की बात आ रही है, उसमें ये सौरभ पांडे और कोई हीरा झा करके है। हालांकि इस खबर को हमने चलाया नहीं है, लेकिन और चैनलों पर जो चला है, तो इसमें क्या सच्चाई है? फिर मैं वही बात कहूंगा, चिराग का दोस्त नाम का कौन सा पद होता है राजनीति में? तो वो किस पद से उस व्यक्ति से बात कर रहा था जो हमारे यहाँ कभी 2.5 साल पहले निकाला जा चुका है, और इन दोनों कथित ऑडियो के लिए बयान कौन देने जा रहा है जिसको उनकी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे निकाला जा चुका है। तो ये जो 3-4 निकाले जा चुके लोग जो हैं, ये मिल के आपस में क्या बातें करते हैं, मुझे ये बताओ, उसमें मेरे नेता की कहीं से आवाज़ है या उसमें चिराग पासवान जी की आवाज़ है? मैं चिराग पासवान जी को इसमें दोष मुक्त करता हूं, उसमें उनकी आवाज़ है? नहीं है। उसमें हमारे नेता की आवाज़ है? नहीं है। हमारे सांसदों में से किसी की आवाज़ है? नहीं है। उसमें किसकी आवाज़ है? दलाल सौरभ पांडे की आवाज़ है उसके अंदर उस हीरा झा की आवाज़ है, जो कि जिसे की पार्टी से पहले ही निकाला, पद मुक्त किया जा चुका था हर तरीके से। और वैसे भी उसके बाद उन दो लोग के बीच में आज का ऑडियो है या पुराना ऑडियो है, वो कुछ भी क्लियर नहीं है। और कानूनन ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होता है वो किसी भी तरीके से वैध नहीं माना जाता। हाँ, सनसनी पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो अगर कथित उस ऑडियो की बात चल रही है, तो इसी सौरभ पांडे के तो ऑडियो वायरल हैं पैसा मांगने के। इसी आप इंटरनेट सर्च कर लीजिए, 2 साल पीछे का उठा लीजिए, भरा पड़ा है। हमारे उस दौर में पार्टी में कितने लोग हैं जो इसके ऊपर आरोप लगा के निकले, इसने ओपन छुट्टा पैसा मांगा था सबसे, ये मेरे इस मद में इतना लगेगा, इस मद में इतना लगेगा। लेमन ट्री होटल पटना में बैठ करके ये व्यक्ति टिकट बेचा करता था अपने 2 दलालों के इसमें, जिसमें बिहार का सबसे बड़ा दलाल इसका हुआ करता था एजेंट अशरफ अंसारी। बोरियों में पैसे जाते थे, बोरियों में पैसे लेकर के ये आदमी बाहर जाता था, क्या करता था पता नहीं। मुझे एक बात बता दीजिए, एक पुराना इंसिडेंट याद दिला देता हूँ। सारे बिहार के जितने भी लोग हैं जो चिराग पासवान जी को जो फॉलो करते हैं, हम लोग भाई भैया उनके लिए कभी भी कुछ बुरा नहीं चाहते हैं, हमारे लिए आज भी बड़े भाई की तरह ही हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, जब हमारे संस्थापक आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी का स्वर्गवास हुआ था, और कई पितृ शोक में जो हमारे नेता उस वक्त में चिराग पासवान जी जब डूबे हुए थे, पूरा परिवार जब सब कुछ साथ खड़ा था, इस व्यक्ति ने उस दौर में भी फूट डाला। और चिराग पासवान जी का जो एक कथित उस जमाने का जो एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसपे उनकी खूब थू हुई थी, जो कि बाल का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए या वीडियो ऐसा होना चाहिए, उस कमरे में चिराग पासवान जी मौजूद थे, सौरभ पांडे के कैमरे से वो शूट होता है। 1-2 बहुत ही, जैसा आपने बोला, सारे करीब नहीं हो सकते, पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं था। फिर मुझे ये बताइए, वो वीडियो उठ करके मार्केट में कैसे चला जाता है? और उस वीडियो को सबसे पहले शेयर करती है समाजवादी पार्टी के नेता उस दौर में पंखुड़ी पाठक। बिहार से उठ के वो उत्तर प्रदेश चला जाता है, वहां से शेयर होता है, वहां से चिराग जी के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, काफी चिराग पासवान उनकी किरकिरी कराई गई प्रॉपर इस वीडियो को लेकर। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये वही सौरभ पांडे है। ये वही सौरभ पांडे है जिसने चिराग पासवान तक को नसने से नहीं छोड़ा। उनका वीडियो आखिर इस व्यक्ति के फोन से शूट हुआ वीडियो वायरल कैसे हो गया? तो मैं ये तो वो लोग बताएंगे, लेकिन आपको एक चीज नहीं लग रहा है कि जो हमने बात शुरू में कही कि चाचा भतीजा के बीच में हो सकता है कि कुछ पारिवारिक बातें हो, लेकिन इनके अगल बगल के रहने वाले दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग जो है इस गैपिंग को और बढ़ा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि चाचा भतीजा को एक साथ बैठ करके जो भी बातें हैं उसको क्लियर कर लेना चाहिए? देखिए, आप खुद हमारे नेता के परिचय से वाकिफ है। हमारे नेता जब हम लोग जब उनको भैया वो हमें जब बेटे स्वरूप मानते हैं, चिराग जी को तो उन्होंने गोद में खिलाया है, उनके बेटे के समान है। इवन चाहे प्रिंस राज जी हो, हर कोई उनको, आज भी जब हमारी बात होती है भैया कह के ही संबोधित करते हैं, हमेशा प्रेम से ही उनका नाम लेते हैं। माता जी को बड़ी मम्मी ही कह के संबोधित करते हैं हमारे। जी बिल्कुल करते हैं। तो हमारे यहाँ अभी भी किसी को कहिए कि इस एक व्यक्ति के कारण पार्टी टूट गई, हमारा तो दुख ही इसी बात का है कि आपके लिए चिराग भैया वो एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया कि आपने परिवार, पार्टी, सांसदों सब किसी से किनारा कर लिया। क्या है आखिर उस व्यक्ति के पास? आपका क्या कोई व्यक्तिगत कुछ राज वो जानता है आपका? क्या वो आपको ब्लैकमेल करता है? क्योंकि वो व्यक्ति तो आपका भी वीडियो वायरल कर चुका है। वो व्यक्ति पैसे लेते हुए पकड़ा गया, पैसे लेते हुए उस व्यक्ति के कथित ऑडियो वायरल हैं। वो व्यक्ति आज फिर 2 साल बाद अपने लिए जगह तलाश रहा है। आप ही की पार्टी में दलाल सरीखे लोग जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं। किस हैसियत से उसके वीडियो शेयर किए जा रहे हैं? जिसको हमारी कहिए कि श्रद्धेय माता जी जो हैं आदरणीय रीना पासवान जी ने ओपन कह दिया था कि हमारा इस लड़के से कोई संबंध नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता
तो मैं इस लड़के को पार्टी से कब का बाहर कर देती, लेकिन मैं परिवार टूटने नहीं देती। तो जिस पे माता जी तक का ऑब्जेक्शन रहा है, उस आपने वो वीडियो देखे होंगे हमेशा, वो आज तक और एबीपी पर उनका वीडियो आप जाके कोई भी देख सकता है कि उन्होंने सौरभ पांडे के बारे में क्या कहा था, और इवन चिराग जी ने भी क्या कहा था, जो उनको भी देखना है देख सकते हैं। तो अगर वो व्यक्ति वापस से आकर के अनर्गल आरोप लगा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपको एक और बात बोल देता हूँ कि इवन अभी कुछ दिनों पहले इनके घर में जो उठा पुठबल चल रहा था, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के जो तमाम बातें चल रही थी, उसके पीछे भी वही व्यक्ति जिम्मेदार है। मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे तो एक आप मेरे से लिखवा लीजिए, अगर आप जांच करवाएंगे तो आप यकीनन पा जाएंगे कि इसके पीछे भी बनारस था। बनारस का ये मतलब दोनों चाचा भतीजा के बीच, चाचा भतीजा तो छोड़ ही दीजिए, हम लोग के बीच में तो जो उसने आग लगा दी, हम तो आज अलग हैं ही, हमें भी दुख है इस बात का और हमारे नेता को भी दुख है। आपके अलग होने के पीछे भी यही कारण था? यही व्यक्ति कारण है। ओपन खोल के हमारे नेता हर फ्रंट पे बोल चुके हैं, यही व्यक्ति कारण है, और तो कोई कारण है नहीं। आखिर जिस व्यक्ति को आप कहिए, चिराग जी भी बोल रहे थे, मैंने एक इंटरव्यू में देखा उनको पुराने वाले में, कि भाई मेरे आप देखेंगे मेरी तो भाई घर में तस्वीरें भी चाचा के साथ है, मेरे भाइयों के साथ, अगर वो ना रहे तो मेरे पास तस्वीरें ना हो लगाने के लिए। तो हमारे साथ भी वैसा ही है, हम भी आपको बड़ा भाई ही मानते हैं और वो भी आपको बेटा ही मानते हैं। हमें भी दुख है इस बात का, हमें भी दुख है कि चिराग भैया एक व्यक्ति के लिए, एक ऐसे दलाल सरीखे व्यक्ति के लिए आप अपने खून के रिश्ते आपने तोड़ दिए, आपने अपने दल के रिश्ते तोड़ दिए, आपके साथ के सारे सांसदों से अपने रिश्ते तोड़ दिए, सिर्फ एक व्यक्ति से बचाने के लिए। आज वो व्यक्ति आपकी ही जो अभी की जो बची पार्टी है, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बाकी लोगों के खिलाफ, कुर्सियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, बाहर से आयातित कर करके लोगों से कहिए अनर्गल बयान लगवा रहा है। अब जब एक तरफ उसका दोहरा वार चल रहा है, आपके अपने दल में वो टूट की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। प्लस मुझे ये कहना है कि मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हम लोग तो खैर विरोध करेंगे ही, चिराग पासवान जी, आपके पिता आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के बारे में वो व्यक्ति ये कहता है कि उनको 15 लोग नहीं आते थे। ऐसा व्यक्ति आपका दोस्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं तो कहता हूँ जब भी आइंदा मिले, कान पकड़ के बाहर कर दीजिए, ऐसे व्यक्ति को जूते मार के बाहर कीजिए। चलिए, आखिरी सवाल है कि इन दिनों जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा वाला प्रकरण हुआ, महागठबंधन के एकता की जो बात आ रही थी, आप देखिए कि जदयू में ही टूट पड़ रही है, आरसीपी सिंह का मामला हो या उपेंद्र कुशवाहा का। तो क्या सही में मुख्यमंत्री कमजोर हो रहे हैं, सही में एकता जो है भंग हो रही है? देखिए, हमारे नेता ने जब ये बयान दिया था ना, तो बहुत से लोग को आपत्ति हुई थी, बहुत से लोगों को पेट में दर्द हुआ था। आज उनकी बात सही साबित हो गई। इस जदयू का में जो सत्ता का त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था, देखिए जदयू का पहला जो त्रिकोण का एक कोण जो है वो अलग हो गया, 2 कोण अभी और अलग होने बाकी हैं। उसके बाद से ये जो मतलब एक और टूट हो सकती है, एक और है सर, एक गुट तो अलग हो गया ना। 5 या 6 सांसदों के संपर्क में रहने की बात आ रही है, 15 सांसदों के उपेंद्र कुशवाहा, जदयू के टोटल 15 सांसद जो हैं वो एनडीए गठबंधन के संपर्क में है। जो बातें जो हमेशा से चल रही हैं, एनडीए के संपर्क में, जी बिल्कुल हैं। एनडीए भाजपा समर्थ कई लीड करती हुई जो एनडीए है उसमें भैया आप गए हैं। सबको अपने भविष्य की चिंता है ना। एक डूबते हुए जहाज में कोई कब तक रहे, जहाज भी कहना मेरे वो रहेगा। हालांकि अब तो ये नाव है, डूबते नाव में छेद हो जाता है। लव कुछ समीकरण पे चल रही सरकार में से कुछ फैक्टर तो अलग हो गया। अब लव बचे, लव भी कितने इनके साथ हैं वो समय बता देगा। तो यकीनन माननीय मुख्यमंत्री जी कमज़ोर पड़े हैं। हम अभी भी मुख्यमंत्री जी के लिए ससम्मान यही कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब हो गया, राजनीतिक पारी को अपने विराम दें। जिसको कहा जाता है ना कि अब अपने जूते टांग दें, अब हो गया। इस खेल से आप संन्यास ले लें। अब आप हो गया, हम सब आपका सम्मान करते हैं, आपका कोई बुरा नहीं चाहते हैं, अब हो गया। लेकिन हर चीज़ का एक अंत होता है, शायद इसका अंत यही है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली, जिनका सबसे बड़ा दावा यह है कि जदयू में एक और टूट हो सकती है। 15 सांसद जो है वह एनडीए के संपर्क में है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी बात हो सकती है। साथ ही साथ चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को लेकर के मयंक मौली ने बहुत बड़ा आरोप चिराग पासवान के करीबी सौरभ पांडे पर लगाया है। हालांकि चिराग पासवान से, उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं से उनका पक्ष जानने का भी प्रयास करेंगे।